नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, OROP3 का अभी टेबल जारी नहीं हुआ है, लेकिन OROP3 के टेबल का एक प्रमुख विसंगति को आज मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए रखूंगा। दोस्तों, टेबल जारी होना है, लेकिन फिर भी विसंगति पहले ही सामने है। जी हाँ, और भी बात करेंगे OROP से जुड़े हुए कुछ सवाल और जवाब, और साथ ही साथ दोस्तों MACP के कुछ रूल्स, कुछ कायदे कानून के बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं बोर्ड पर, एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वाह, PAOR से आया MACP के एरियर का कैलकुलेशन शीट फिर से होगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट होने के बाद आपका MACP एडजस्ट हुआ है, तो आपको दो जगह से एरियर मिलते हैं। एक PCDA से मिलता है, और PCDA से मिलता है आपका रिटायरमेंट का डेट से लेकर के जब एरियर का भुगतान हुआ उस समय तक का, और एक एरियर मिलता है आपको PAOR से, और वो मिलता है दोस्तों जब से आपको MACP लागू है उस डेट से लेकर के आपका रिटायरमेंट के डेट तक का। तो जब पेंशनर को लगा कि उनको जो सर्विस के दौरान का एरियर, यानी कि उनका MACP लागू होने से लेकर रिटायरमेंट के डेट तक का एरियर उनको नहीं मिला है या गलत मिला है, तो उन्होंने कैलकुलेशन शीट का डिमांड किया। तो जैसे उन्होंने कैलकुलेशन शीट का डिमांड किया, ये देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने उनको ये लेटर भेजा है, और PAOR से कैलकुलेशन शीट भी लेकर के उन्होंने बकायदा पेंशनर को भेज दिया है, क्योंकि पेंशनर सेटिस्फाइड नहीं थे कि उनको जो एरियर मिला है वो सही मिला है या गलत मिला है, क्योंकि सर्विस के दौरान का उनका एरियर उतना नहीं बनता था जितना उनके हिसाब से ज्यादा बनना चाहिए था। तो उन्होंने जब ये ग्रीवेंस डाला, तो ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर के साथ उनको कैलकुलेशन शीट मिला। ये देखिए, PAOR 58 GTC, यानी कि ये गोरखा राइफल्स के सैनिक थे। तो उनको ये देखिए, पूरन लामा तामांग जी थे, उनको ये कैलकुलेशन शीट पूरा आप देखिए, जुलाई 2007 जब से उनको MACP लागू था और उनका रिटायरमेंट के डेट तक मार्च 2008 तक का, ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट बना करके, और यहाँ पर टोटल एरियर 8,625 रुपए। हालांकि अमाउंट बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी उनका ये जायज पैसा है, हक का पैसा है, जो उनको सही तरीके से एरियर कैलकुलेशन ना देने की वजह से नहीं मिला था, जो अब की बार PAOR ने कैलकुलेशन शीट के साथ रिकॉर्ड ऑफिस को भेजा, और रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर के पास ये कैलकुलेशन शीट भेज दिया है। अब पेंशनर को ये जो बचा हुआ एरियर है, जो डिफरेंस है उनका सर्विस के दौरान का MACP का एरियर, ये उनको मिलेगा दोस्तों। और ये तब मिलेगा जब वो जागरूक हुए, जब उन्होंने कैलकुलेशन शीट मांगा, तब जाकर के उनको अब मिलने वाला है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, DSC के PAOR ने भी MACP एडजस्ट करके एरियर देना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, DSC में MACP 2016 से लागू है। बाकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 1 जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन DSC में 2016 से लागू है। तो DSC के कई सारे पेंशनर्स थे जिनको जानकारी नहीं थी, उनको MACP नहीं मिल रहा था, लेकिन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला, जब उन्होंने लेटर लिखा, उसके बाद अभी कार्रवाइयां हो रही हैं दोस्तों। अब रिकॉर्ड ऑफिस से, DSC रिकॉर्ड से उनके पार्ट ऑर्डर्स हो करके PAOR जा रहे हैं, और PAOR से उनका केस प्रोसेस होके PAOR से भी एरियर मिल रहा है। अब उनका केस प्रोसेस होके जब PCDA जाएगा, PCDA से भी एरियर मिलेगा, क्योंकि सर्विस के दौरान का एरियर PAOR देता है, और रिटायरमेंट होने के बाद का अभी तक का एरियर देगा PCDA। अब ये जो सामने आप एक लेटर देख पा रहे हैं, ये PAOR DSC का लेटर है, 26 जुलाई 2024 का अभी का लेटर है, जो पेंशनर को एड्रेस करके PAOR DSC ने भेजा है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, क्योंकि पेंशनर ने ग्रीवेंस डालने के बाद ये सारा कार्रवाई हुआ है। और लिखा क्या है देखिए, योर MACP फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हवलदार ग्रेड with effect from 20 सितंबर 2017 published by DSC records white part 2 order number फलाना फलाना has been received and adjusted in this month, यानी कि जुलाई 2024 के महीने में हमने एडजस्ट कर दिया है। एरियर ऑफ MACP फिक्स्ड पे अमाउंटिंग टू रुपीज 20,114 will be credited in your bank account number so and so in August 2024, that is after closing of account of the month of July। क्लियरली लिखा है, PAOR DSC ने पेंशनर को यह जानकारी दी है कि आपने जब ग्रीवेंस डाला तो आपका पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा किया गया, जिसको हमने जुलाई 2024 के महीने में प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद आपका जो एरियर बन रहा था, उस एरियर का भी हम अभी अगस्त महीने में भुगतान कर देंगे। तो बड़ी बात है दोस्तों,
अगर आप भी डीएससी के पेंशनर हैं, आप 2016 के बाद के रिटायरी हैं, तो आप एमएससीपी का क्राइटेरिया जरूर चेक करें। अब यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि एमएससीपी है क्या। दोस्तों एमएससीपी है मॉडिफाइड एस्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, एमएससीपीएस होता है वो मिलता है 1 जनवरी 2006 या उसके बाद के रिटायरीज के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स में, और डीएससी के लिए 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरीज के लिए। आपकी सर्विस 8 साल है, आप सिपाही का पेंशन ले रहे हैं तो आपको नायक का पेंशन मिलेगा। आपकी सर्विस 16 साल है, आप सिपाही की या नायक की ले रहे हैं, आपको हवलदार का पेंशन मिलेगा। आपकी सर्विस 24 साल है, आप नायक या सिपाही का पेंशन ले रहे हैं, आपको हवलदार नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से 8 साल, 16 साल, 24 साल में नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का पेंशन दिलाता है एमएससीपीएस। और अगर एक ही रैंक में आपका 8 साल सर्विस है तो अगले रैंक का पेंशन भी आपको मिलेगा, ये भी कंडीशन है वहां पर। एमएससीपीएस के लिए केवल 2 क्राइटेरिया है। अगर आपको ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं हुआ है जिस पनिशमेंट से आपका प्रमोशन रुक जाए तो आपको एमएससीपी लागू है, या तो आपने प्रमोशन के लिए अनविलिंग नहीं किया है तो आपको एमएससीपी लागू है। बाकी किसी का नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, सर्विस कम पड़ रहा है, 24 साल नहीं हो रहा है, 16 साल नहीं हो रहा है, 8 साल नहीं हो रहा है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसमें माननीय कोर्टों द्वारा पेंशनर के पक्ष में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हुए हैं। तो जिनको पता नहीं था कि एमएससीपी क्या है, उनके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी मैंने एमएससीपी के बारे में आपको दी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों ओआरओपी 3 के टेबल से पहले ही पकड़ में आई ओआरओपी 3 की बड़ी विसंगति, पुराने पेंशनर्स को फिर होगा घाटा, ओएमजेसी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, और यह भी विसंगति है एमएससीपी से जुड़ा हुआ। जनवरी 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी लागू नहीं है और जनवरी 2006 के बाद के पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है। अब मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कोई एक पेंशनर 31 दिसंबर 2005 को रिटायर होते हैं और एक पेंशनर 31 जनवरी 2006 को रिटायर होते हैं। है तो एक ही महीने का डिफरेंस, लेकिन उनके पेंशन में 5-7 हजार रुपए तक का भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि एक 31 दिसंबर 2005 को जो रिटायर हुए उनको एमएससीपी लागू ही नहीं है और ओआरओपी में उनको एमएससीपी के हिसाब से फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जो रिटायर हुए हैं उनको एमएससीपी लागू है, जिस वजह से वो हवलदार तक के रैंक का पेंशन मिलेगा उनको। लेकिन जो 2006 से पुराने हैं उनको केवल और केवल जिस रैंक से वो रिटायर हुए हैं उसी रैंक का मिलेगा दोस्तों। तो ये बड़ी विसंगति है और ये सही समय है ओएमजेसी रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि ओएमजेसी का जो पहला ओआरओपी को लेकर जो ओएमजेसी गठित हुई थी, वन मैन जुडिशियल कमिटी, उसका जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में बकायदा ये रिकमेंडेशन है कि जितने भी पुराने रिटायरी हो बेशक उनको पुराना एरियर ना दिया जाए, लेकिन अभी ओआरओपी जब से लागू होता है तब से उनको फायदा दिया जाए, ये रिकमेंडेशन है। तो ये बिल्कुल सही समय है ओआरओपी 3 से कम उन पेंशनर्स को जो 2006 से पुराने पेंशनर हैं उनको ओआरओपी में एमएससीपी का फायदा जरूर दिया जाए। इस मुद्दे को बहुत जोरों शोर से उठाया जाना जरूरी है। मैं पिछले लगभग 1.5-2 साल से इस मुद्दे को उठा रहा हूं और अब चूंकि ओआरओपी 3 आने वाला है तो ऐसे में सरकार से हमारी अपील है, केवल इतना ही करना है कि एमएससीपी सबको लागू कर दीजिए। बस आपने एरियर नहीं देना पुराना, जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसमें जो पुराने पेंशनर्स हैं एक्चुअल में जिनके लिए ओआरओपी दिया गया है उनको कम से कम फायदा मिलेगा। इसलिए ये मांग है सरकार से कि ओआरओपी 3 में 2006 से पुराने भी पेंशनर्स को एमएससीपी के साथ जो है फायदा दिया जाए, नहीं तो ये विसंगति बड़ी विसंगति है और ये विसंगति रह जाएगी। अगर इसको भी सरकार दूर करती है तो ओआरओपी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों ओआरओपी 3 कब मिलेगा, एरियर कितना मिलेगा, एरियर। दोस्तों अब जो लोकसभा में सवाल पूछा गया था उस सवाल का जो जवाब सरकार की तरफ से आया है वहां पर एरियर का जिक्र है, जिससे पेंशनर्स के मन में अब कुछ पेंशनर्स के मन में लड्डू फूटने लग गए हैं कि एरियर मिलेगा, एरियर मिलेगा। जैसे ओआरओपी 2 में एरियर मिल गया, कोई जैसे फैमिली पेंशनर हैं उनके बच्चों ने बाइक खरीद लिया, कुछ इस तरीके के हुए हैं, या किसी को घर बनवाना था उस पैसे से थोड़ा बहुत मदद हो गया, या कोई बड़ा काम रुका हुआ था वो काम हो गया। तो इसी वजह से पेंशनर्स ये आस लगा के बैठे हैं कि जो एरियर शब्द है उस एरियर की वजह से कहीं इस बार भी ओआरओपी का एरियर जो है बड़े अमाउंट में मिल सकता है। जैसे कि आप ये सामने लोकसभा का जो सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं, जिसपे सरकार से जो सवाल पूछा गया था उस सवाल में ये पूछा गया था, जैसे 2014 से 19 का जो ओआरओपी था, 19 से 24 का ओआरओपी था जिसमें एरियर का भुगतान आपने किया था, देरी से किया था, क्या ऐसा ही करने जा रहे हो ओआरओपी 3 में? तो जवाब जो सरकार ने दिया था, पहले तो सरकार की तरफ से ये बोला गया था कि ओआरओपी 3 को अप्रूवल मिल गया है।
आगे जो सेकंड नंबर पैराग्राफ है जिसमें लिखा गया था एज पर द डिसीजन एरियर्स विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो डिसीजन है उसके मुताबिक एरियर्स को एक ही फाइनेंशियल ईयर में भुगतान कर दिया जाएगा। अब ऐसे में पेंशनर्स कहीं ना कहीं कुछ पेंशनर्स के मन में ये आस जग गई है कि हमें एरियर मिलेगा और वो भी एक ही फाइनेंशियल ईयर में। तो आप ओआरओपी 2 के साथ ना कंपेयर करें। ओआरओपी 2 का एरियर आपका जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 2022 तक का था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपका ओआरओपी 3, हमारा ओआरओपी 3 जो है वो जल्दी लागू हो जाएगा, जिस वजह से एरियर नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो एरियर बनेगा, कितना बनेगा, कब मिलेगा, ये भी सवाल है। अगर आपका ओआरओपी को अगस्त में लागू कर दिया जाता है तो 1 महीने का एरियर बनेगा जुलाई का। अगर सितंबर में लागू किया जाता है तो 2 महीने का बनेगा, जुलाई और अगस्त का एरियर बनेगा। अगर अक्टूबर में किया जाता है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का बनेगा। इसी हिसाब से जब आपका ओआरओपी को रिलीज किया जाएगा, टेबल्स जारी किए जाएंगे, उसके पीछे जितने महीने छूट गए जुलाई से लेकर के उतने महीने का एरियर हमें मिलेगा और ये एरियर एक ही मुश्त में मिलेगा दोस्तों, इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। इसलिए सरकार ने वो जवाब दिया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में, एक ही फाइनेंशियल ईयर में खत्म कर दिया जाएगा एरियर का भुगतान। तो चलिए अगला सवाल इसके साथ कुछ पेंशनर्स करते हैं। मेडिकल कैटेगरी में पेंशन आने वालों को ओआरओपी 3 मिलेगा नहीं। दोस्तों, मेडिकल कैटेगरी में पेंशन आने के 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन है आप मेडिकल कैटेगरी थे, आप नॉर्मल रिटायरमेंट आ गए। नॉर्मल अगर रिटायरमेंट आ गए तो आपको तो लागू है ओआरओपी। जैसे सिपाही हैं 17 साल करके आए, नायक हैं 22 करके आए, हवलदार हैं 24 करके आए, आप चाहे मेडिकल हो चाहे कुछ भी हो, आपको लागू है। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूजन उनके लिए है जो प्री मेच्योर रिटायर आए हैं लेकिन वो मेडिकल कैटेगरी है। और दूसरा जो कैटेगरी है वो ऐसा है कि आपने अनविलिंग कर दिया सेल्टर्ड अपॉइंटमेंट के लिए, या आपने विलिंग किया, सीओ साहब ने नॉट रिकमेंड किया और आपका डिस्चार्ज डेट निकल गया, आप रिटायर हो गए। अब दोनों कंडीशन में अलग अलग बातें हैं। आप थे तो मेडिकल कैटेगरी डाउन, लेकिन आपने अगर प्रीमेच्योर का एप्लीकेशन लिख के आप रिटायरमेंट आए हैं, बेशक आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिल रहा है लेकिन आपको ओआरओपी लागू नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे कंडीशन में आए हैं जब आप परमानेंट कैटेगरी थे तो जो विलिंगनेस मांगा जाता है वहां बेशक आपने खुद अनविलिंग किया हो या आपने विलिंग करके सीओ साहब ने अनविलिंग किया हो, दोनों कंडीशंस में आपको ओआरओपी लागू है। तो ये था इस सवाल का जवाब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।